हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक के बारे में, जहां आज हम बताएंगे कि कंप्यूटर के कौन से वो डिवाइस होते हैं जिनका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और किसका इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जानकारी परीक्षा मंथन के किताब के चैप्टर नंबर 4 से ली गई है। अगर आप चाहें तो परीक्षा मंथन की किताब खरीद सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ऑनलाइन इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक की। ये बात आपको बताएं उससे पहले हम जानते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर का विकास कब हुआ, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। माइक्रो कंप्यूटर आपका 1970 में माइक्रो प्रोसेसर की वजह से बना, जिसे 1981 में IBM कंपनी यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे हम IBM PC के नाम से जानते हैं। बाद में बनने वाले IBM PC कंपैटिबल कहलाए, अर्थात वे कार्य करने और क्षमता में IBM PC जैसे ही थे तथा उन पर वे सभी कार्यक्रम चलाए जा सकते थे जो IBM PC पे चलते थे। यानी आपको हम सबसे पहले समझाएं कि IBM PC जो था वो आपका 1981 में बना IBM कंपनी द्वारा, लेकिन बाद में जब PC बनने लगे और भी PC बने तो उन्हें हम IBM PC कंपैटिबल के नाम से जानते थे। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वे आपके IBM PC जैसे ही कार्य करने पे थे, वो सारे कार्य कर सकते थे जो हमारा IBM PC करता था। इसके बाद चले हम अपने आगे अगली लाइन पे, जो कि है कि पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए गए डिजिटल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया एक डिजिटल कंप्यूटर था जिस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता था। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है, उसको तो कई लोग चलाते हैं, लेकिन यहाँ ये समझाया जा रहा है कि आप एक बार में उस पर एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, कई लोग एक साथ कार्य नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप कई लोग चला सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही व्यक्ति उसे क्या कर सकता था, ऑपरेट कर सकता था या ऑपरेट कर सकता है। इसमें ऑफिस कार्य, डाटाबेस तैयार करना, ईमेल भेजने, इंटरनेट से जुड़ने, वीडियो गेम, संगीत व चलचित्र देखने आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल इतनी सारे कार्यों के लिए किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को मॉडेम तथा संचार माध्यम द्वारा नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। हम पर्सनल कंप्यूटर में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं वो आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वर्तमान में प्रचलित पर्सनल कंप्यूटर को मदरबोर्ड की डिज़ाइन के आधार पर इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। आइए उस वर्गीकृत के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है वो होता है PC-80। PC-80 यानी पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, और दूसरा आपका है वो है PT-AXT यानी पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, यानी पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी को ही डेवलप करके आगे ले जाया गया। जो आपका पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, उसी को आगे क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और उसके बाद आया आपका पेंटियम PC, यानी पहले और दूसरे में सेम PC थे, थोड़े से बदलाव करने के बाद उसे आगे कर दिया गया। इसलिए देखिए नाम में आपको बस बदलाव देखने को मिलेगा, एक्सटेंडेड, उसी को आगे क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। उसके बाद आपका पेंटियम PC आया। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले हेडिंग की, जो कि है PC के घटक, पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये आपको बताता है कि आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, क्या क्या चीज़ें आवश्यक नहीं होती है, किनका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और किसको हम ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले वर्तमान PC में आवश्यक घटक की बात कर लेते हैं जो हमारे सिस्टम में होना ही चाहिए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सिस्टम यूनिट, दूसरे नंबर पे आता है मॉनिटर या उसको हम वीडियो के नाम से भी जानते हैं, तीसरे नंबर पे आता है आपका मॉनिटर कीबोर्ड, चौथे नंबर पे आता है आपका माउस और पांचवें नंबर पे आता है हार्ड डिस्क। ये आपके वर्तमान PC के मुख्य घटक हैं जिनका आपके PC में होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद बात करें अगले लाइन की, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मल्टीमीडिया के प्रयोग के लिए किन चीज़ों का होना आवश्यक है। अगर आप मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं वर्तमान PC में, इनका होना तो जरूरी है। अभी
जो मैंने नाम बताया आपको, सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और हार्ड डिस्क, इनका होना तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ अगर आप मल्टीमीडिया का इस्तेमाल, ऐसा नहीं कि मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, इनका इस्तेमाल मस्ट है। इसके अलावा अगर आप मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं तो इनके साथ और क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसमें आता है आपका CD ड्राइव, दूसरे नंबर पे आता है आपका स्पीकर, इसके बाद बात करें तीसरे नंबर पे आता है माइक, चौथे नंबर पे आता है मॉडेम और पांचवें नंबर पे आता है वेबकैम। इनका होना आवश्यक है अगर आप पर्सनल कंप्यूटर में मल्टीमीडिया का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है अगला नंबर जो है पीसी के कुछ ऐच्छिक घटक। ये वो डिवाइस होते हैं जिनका हम इच्छा अनुसार इस्तेमाल करते हैं, इनका होना बहुत ही ज़रूरी नहीं होता है। जिसमें पहला नाम आता है प्रिंटर। आप सभी को पता है अगर आप प्रिंटर खरीदते हो एज ए स्टूडेंट तो रोज़ आपको प्रिंटर की ज़रूरत है नहीं। अगर आप फ्लॉपी ड्राइव खरीदते हो तो आपको रोज़ अपने प्रेजेंटेशन तो बनाना नहीं, एज ए स्टूडेंट अगर आप हो तो इसका इस्तेमाल कौन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। तीसरे नंबर पे स्कैनर। आप प्रतिदिन स्कैनर का इस्तेमाल भी नहीं करोगे। यहाँ अगर हम तुलना करते हैं एक स्टूडेंट के यूज़ से अगर हम तुलना करें तो प्रिंटर की भी आवश्यकता आपको रोज़ नहीं पड़ती है, फ्लॉपी डिस्क की भी आवश्यकता आपको रोज़ नहीं पड़ेगी, स्कैनर की भी आवश्यकता आपको रोज़ नहीं पड़ेगी और जॉयस्टिक इसकी भी आवश्यकता आपको प्रतिदिन नहीं पड़ेगी। ये सब ऐच्छिक हैं, ज़रूरत पड़ने पे ही इनका इस्तेमाल है, अदरवाइज इनका आपके लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। इसलिए इसे क्या किया गया, कुछ ऐच्छिक घटक में रखा गया। अब इसके लिए आप ये नहीं कर सकते कि माइक, मॉडेम, वेबकैम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देखिए मैं आपको एक बार पुनः अच्छे से समझाना चाहूँगा, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बताएं आपको, तो यहाँ जो बात की गई वर्तमान पीसी के कुछ आवश्यक घटक, तो ये जो 5 नाम थे इनका होना तो जरूरी है, ये रहेंगे तभी आपका पीसी संभव है, अदरवाइज पीसी संभव नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनके साथ आप जोड़ेंगे किसको, इन डिवाइसों को, जिसमें CD रोम, उसके बाद स्पीकर, उसके बाद आपका माइक, मॉडेम और वेबकैम। तो आप एक पीसी में मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐच्छिक घटक हैं। अब इनके अलावा आपको सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बनाने के लिए डिवाइस चाहिए तो आप प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको प्रेजेंटेशन बार बार भेजना पड़ता है बना करके तो आपके लिए फ्लॉपी डिस्क आवश्यक है। अगर आप डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में बार बार कन्वर्ट करते हो तो आपके लिए स्कैनर जरूरी है। और अगर आप गेम खेलने के शौकीन हैं तो आपके लिए जॉयस्टिक जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें ऐच्छिक हैं, उसके लिए भी इनका होना आवश्यक है। इन सारी चीज़ों का होना आवश्यक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ें आगे। तो अगली पॉइंट है जो है कि कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए घटक। निर्बाध विद्युत आपूर्ति, सीधी भाषा में अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर बिना रुके चले तो आपके लिए यूपीएस और सीवीटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहले होता है यूपीएस, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, जो बिना पावर को कटे, जिसको मिनी इन्वर्टर के नाम से भी हम जानते हैं। जो आपके अगर लाइट आपकी कट जाती है तो कुछ समय तक आपके पीसी को ये बैकअप देने का कार्य करता है। लेकिन हाँ, इसकी ज़रूरत उनके लिए नहीं है जिनके घर पे इन्वर्टर है, क्योंकि इसको भी हम दूसरे नाम मिनी इन्वर्टर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अंतर सिर्फ इतना होगा कि अगर आपके घर पे इन्वर्टर लगा हुआ है तो आप लंबे समय तक पीसी को चला पाएंगे, और नहीं अगर आपके घर पे इन्वर्टर है तो फिर आपको यूपीएस की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होगी ताकि आपका कार्य बाधित न हो और आपके सिस्टम के पार्ट्स खराब न हो। इसके अलावा सीवीटी यानी कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जो आपको लगातार, जिसे हम स्टेबलाइजर कहते हैं, जो क्या करे, लगातार आपको एक समान वोल्टेज दे, क्योंकि अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो सिस्टम आपका बंद होगा, और अगर चलते चलते आपका सिस्टम बंद होगा तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है आपके सिस्टम के खराब होने की। उम्मीद है यहाँ तक जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे, बात करते हैं तीसरे हेडिंग की, जो कि है आपका सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है, तो यह पीसी का मुख्य भाग होता है। सिस्टम यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यहीं से संचालित होते हैं। आपके सिस्टम यूनिट से ही क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर के सारे कार्य संचालित किए जाते हैं। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पीसी के अन्य सभी घटक इसी से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये होता है आपका सिस्टम यूनिट। अब बात करें बाह्य संरचना के आधार पे, यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका डेस्कटॉप टाइप और दूसरा होता है टावर टाइप। डेस्कटॉप टाइप क्या होता है, तो इसमें सिस्टम यूनिट
का एक चौकोर बॉक्स टेबल पे पड़ा रहता है तथा मॉनिटर उसके ऊपर रखा जाता है। ये होता है आपका डेस्कटॉप टाइप। दूसरा होता है टावर टाइप। इसमें सिस्टम यूनिट बॉक्स टेबल पे सीधा खड़ा रहता है तथा मॉनिटर उसके बगल में रखा रहता है। वर्तमान में अधिक प्रचलित है। अब इसे अच्छे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे अभी जो आप फिगर देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो अभी आप ये फिगर देख रहे हैं, ये आपका टावर टाइप का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, दोनों एक ही कंप्यूटर होते हैं, अंतर सिर्फ इतना होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि CPU जो है उसके बगल में आपको मॉनिटर नज़र आ रहा है। ये आपका CPU है और ये आपका क्या है, मॉनिटर, ये इसके बगल में है। तो ये आपका टावर टाइप हो गया। टावर टाइप का मतलब यहाँ पे सिस्टम यूनिट जो है वो बगल में खड़ा है, इसलिए हम इसको टावर टाइप कंप्यूटर कहेंगे। और यहाँ बात हो रही है डेस्कटॉप टाइप में, तो यही CPU आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, जहाँ पे यहाँ पे आपको CD DVD, फिर आपको यहाँ पे ऑडियो पिन और USB जैसी चीज़ें, फिर आपका स्टार्ट रिस्टार्ट बटन, और इसी के ऊपर आपको क्या होता है, मॉनिटर रखा हुआ नज़र आता है कुछ इस प्रकार से। तो ये जो होता है आपका डेस्कटॉप टाइप कहलाता है। सारी चीज़ें, सारे फीचर्स, सारे कार्य करने के तरीके एक ही रहेंगे, सिर्फ इनकी ये जो रखने का तरीका है इसी के आधार पर इनको दो भाग में बांटा गया है। इसमें पहला था आपका डेस्कटॉप टाइप, जिसमें आपके CPU के ऊपर यानी सिस्टम यूनिट के ऊपर आपके मॉनिटर रखे होते हैं, जो बहुत पहले आप इस्तेमाल करते थे। अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे से देख सकते हैं। और दूसरा है टावर टाइप, जो आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो कि ये हैं, जिसमें क्या है, आपका CPU के बगल में आपका मॉनिटर क्या है, रखा हुआ है। तो इस प्रकार कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, हमारे टावर टाइप कहलाते हैं। उम्मीद है ये जानकारी भी आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कंप्यूटर कैबिनेट की। कंप्यूटर कैबिनेट क्या होता है, तो आइए जानते हैं कंप्यूटर कैबिनेट क्या होता है। तो कंप्यूटर कैबिनेट प्लास्टिक या एल्युमिनियम का बना एक बक्सा होता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के सभी घटक इसी केस के अंदर स्थापित किए जाते हैं। यह सिस्टम यूनिट के बाहरी संरचना का निर्माण करता है। अगर आपने CPU देखा होगा तो कुछ इस प्रकार से आपको CPU देखने को मिलता है। देखा होगा अगर आपने तो कुछ इस प्रकार से आपका CPU होता है। तो ये जो बॉक्स होता है, ये जो बॉक्स होता है देखने को आपको मिलता है, ये इसी बॉक्स को, ये जो बॉक्स होगा ना, इसी बॉक्स को हम क्या कहेंगे, कैबिनेट कहेंगे। जो अब प्लास्टिक के भी आते हैं और एल्युमिनियम के भी बने आते हैं। इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। और इसी के अंदर आपके सारे डिवाइस क्या होते हैं, लगे रहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। अब बढ़े आगे और बात करें अगले हेडिंग की, जो कि है आपका सिस्टम यूनिट के मुख्य घटक। अब बात करें इसी सिस्टम यूनिट में जो आपके कंप्यूटर कैबिनेट में लगे होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आइए एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं। जिसमें सबसे पहला नाम आता है वो है आपका पावर सप्लाई यूनिट, जिसको हम पावर सप्लाई यूनिट के नाम से जानते हैं या SMPS के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। आइए इसके बारे में जान लें। तो इसे घरेलू बिजली से 220 वोल्ट AC सप्लाई दी जाती है, जिसे वो कंप्यूटर के प्रयोग के लिए ±5 वोल्ट और 12 वोल्ट DC सप्लाई में बदल देता है। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक को 5 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, जबकि इसके मोटर, पंखे आदि को 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। यह कंप्यूटर को उच्च और निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। इसे वायु के सहारे ठंडा करने के लिए बिजली का एक पंखा लगा रहता है। आजकल SMPS का प्रयोग किया जा रहा है। अब एक एक करके इसको समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आप फिगर देखेंगे तो यही होता है आपका SMPS, जहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे इनपुट, यहाँ से आप वोल्टेज क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे आप कितना वोल्टेज इनपुट करते हैं, 220 वोल्ट। लेकिन ये आउटपुट होता है आपका, ये वाला हिस्सा जो होता है ये आपका आउटपुट होता है, जो ±5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक सप्लाई क्या करता है, आउटपुट करता है। यहाँ पे देखिए दिया है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, स्विच करते रहता है पावर सप्लाई को, जिसको जितनी ज़रूरत होती है उतना देता है। और ये आपके विद्युत घटक को, वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है। और इसमें एक पंखे लगे होते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे नीचे पंखे लगे हुए हैं, जो इसको क्या करते हैं, ठंडा रखने का कार्य करते हैं, ताकि ये जल्दी से ख़राब न हो। तो यही आपका क्या होता है, SMPS होता है, जो कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले डिवाइस पे, जो कि है आपका मदरबोर्ड, जिसे हम कंप्यूटर की बुनियाद, CPU की बुनियाद भी कहते हैं वैसे। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो यह प्लास्टिक का बना एक PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। धातु की पतली रेखाओं द्वारा यह दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करता है। यह कंप्यूटर के मुख्य पटल
होता है। ठीक है, इसे कंप्यूटर का मुख्य पटल कहते हैं। अब इतनी बात को हम आपको पता है तो यहाँ पे है कि यह प्लास्टिक का बना, सबसे पहली चीज़ ये प्लास्टिक का बना होता है। दूसरी चीज़ इस पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। इस पर जितने आपको वायर नज़र नहीं आएंगे ये सारे प्रिंटेड होंगे, जो क्या करता है पतली धातु रेखाओं द्वारा ये दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करता है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ ऐसा दिखता है आपका मदरबोर्ड, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत से अलग अलग डिवाइसेस हैं, प्रोसेसर, यहाँ पे रैम, फिर इधर से आप देखेंगे इधर से फ्लॉपी डिस्क कनेक्टर होता है, फिर इधर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। ये सब मदरबोर्ड पे स्थित होते हैं। ये आपका पूरा मदरबोर्ड होता है। ये सेक्शन जो होता है पूरा आपका, ये पूरा जो सेक्शन है ये पूरा आपका मदरबोर्ड है, जिसपे अलग अलग ये क्या है डिवाइस के कॉलम बने हुए हैं और ये क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसकी सहायता से? तो यहाँ दिया हुआ है कि धातु की पतली रेखाओं द्वारा इसे क्या किया गया, आपस में जोड़ा गया है, जिसे हम कंप्यूटर का मुख्य पटल भी क्या कहते हैं, हम कहते हैं। इसके बाद बात करें हम आगे तो दिया है संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। आपको एक चीज़ हम बता दें कि कंप्यूटर से जुड़ने वाली सारी इंटरनल डिवाइस हो या एक्सटर्नल डिवाइस हो, वो सारी मदरबोर्ड से जुड़ी जाती है। बिना मदरबोर्ड से जुड़े आप उसे चला नहीं सकते। सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड पे माइक्रो प्रोसेसर लगाने का स्थान बना होता है, जो कि यहाँ देखिए होता है। ये स्थान जो होता है ये आपका मदरबोर्ड माइक्रो प्रोसेसर यहीं पे लगता है। इस कारण मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। इसी कारण से यहाँ पे प्रोसेसर लगता है, माइक्रो प्रोसेसर लगता है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। इस पर बनी पतली धातु की पतली रेखाएं जिनके माध्यम से मदरबोर्ड पर बने विभिन्न उपकरणों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है, बस बार कहलाता है। एक बार पुनः इसको समझाएं ध्यान से। इस पर बनी धातु की पतली रेखाएं, जो इस पे धातु की पतली रेखाएं बनी होती हैं जिससे दो डिवाइस आपस में जुड़ते हैं, जिनके माध्यम से मदरबोर्ड पर बने विभिन्न उपकरणों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है। उसी धातु से आपका क्या होता है, संकेतों का आदान प्रदान होता है, जिसे हम बस बार भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछें कि मदरबोर्ड पर बनी पतली धातु की रेखाओं को किस नाम से जानते हैं, तो हम बस बार के नाम से क्या करते हैं, उसे जानते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः अनुरोध करते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद बात करते हैं हम आगे अगले डिवाइस की, जो कि है आपका CPU। आइए जानते हैं CPU क्या होता है, जिसका पूरा नाम सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बताते हैं। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह एक चिप होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित तथा समन्वय स्थापित करता है। CPU जो होता है आपका, वो आपके कंप्यूटर के सारे उपकरणों को नियंत्रित करता है और उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इसमें कंट्रोल यूनिट तथा अंगगणितीय क्रियाओं के लिए इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जिसे हम ALU के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जैसे सेमीकंडक्टर, रजिस्टर तथा कैश मेमोरी CPU के अंदर ही क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर आपका CPU बनाती हैं। CPU में 3 चीज़ पाई जाती है, क्या क्या? तो आपका होता है CU, दूसरे नंबर पर होता है ALU और तीसरे नंबर पर होता है आपका मेमोरी। इस सब मिलकर के आपको क्या करते हैं, एक CPU बनाते हैं। इसके बाद बात करें आगे, इसमें है मैथ को प्रोसेसर। मैथ को प्रोसेसर क्या होता है, तो गणित के कार्यों को करने के लिए CPU में सहायकता के लिए मैथ को प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। नए माइक्रो प्रोसेसर में इसे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी पुराने समय में जिस वक्त आपका ये माइक्रो प्रोसेसर आया था, उस वक्त मैथ के कार्य को करने के लिए CPU की सहायता के लिए आपका मैथ को प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था, जो इसे क्या करते थे, मैथ का वाला कार्य करने में इसकी सहायता करते थे, जो अब नए माइक्रो प्रोसेसर में इसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात करें दूसरे डिवाइस की, जो होता है आपका रैम चिप। रैम चिप क्या होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड पे रैम चिप लगने के खाने बने होते हैं, जिसमें आवश्यकता अनुसार रैम चिप लगाए जा सकते हैं या कार्य के दौरान डाटा व प्रोग्राम को अस्थायी तौर पे रखा जाता है। सबसे पहले रैम, जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपके मदरबोर्ड पे क्या होता है, स्थापित किया जाता है, जिसके लिए अलग से एक स्थान निर्धारित होता है, जहाँ पे इसका कार्य होता है कि यह डाटा कार्य के दौरान डाटा तथा प्रोग्राम को क्या करे, अस्थायी तौर पे रखे, ताकि कार्य आपका क्या हो, तेज गति से संपन्न हो। अब बात करते हैं रोम चिप की। रोम चिप क्या होता है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। रोम निर्माण के समय ही डाटा डालकर PC के मदरबोर्ड पर अस्थायी तौर पर लगा दिया जाता है।
इस चिप में ऐसे डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं जिनकी आवश्यकता पीसी को चालू करने पे पड़ती है। एक चीज़ कंफर्म कर दें आपको, रोम जो होता है वो जब कंप्यूटर आपका बनता है उसी समय ही इसमें डेटा को ऐड करके आपके पीसी के मदरबोर्ड पे लगा दिया जाता है, जो कि अस्थायी तौर पे होता है। हमने कई बार पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि रोम जो होता है वो एक अस्थायी मेमोरी होता है। इसके पूरे नाम में ही होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंतर्गत डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है और इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब पीसी हमारा चालू होता है। बायोएस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर अस्थायी रोम चिप में ही स्टोर किया जाता है। बायोएस जो होता है आपका वो रोम चिप में ही क्या होता है, अस्थायी तौर पे स्टोर किया जाता है। अब बात करते हैं अपने अगले डिवाइस की, जो कि है वीडियो डिस्प्ले कार्ड। आइए जानते हैं वीडियो डिस्प्ले कार्ड क्या होता है। तो दृश्य तथा चित्र यानी वीडियो और ग्राफिक्स को मॉनिटर पर दिखाने के लिए यह कार्ड मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। इसमें VGA यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे और SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे का प्रयोग किया जाता है। वीडियो डिस्प्ले कार्ड में वीडियो और ग्राफिक्स को दिखाने के लिए VGA और SVGA का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वीडियो ग्राफिक्स एरे और SVGA वीडियो ग्राफिक्स सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे होते हैं, जिनसे हमारी वीडियो क्वालिटी क्या होती है, बेहतर नज़र आती है। इसके बाद बात करें अगले कार्ड की, जो कि है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या होता है, तो मल्टीमीडिया में ध्वनि के डिजिटल सूचनाओं को विद्युत संकेत में बदलने के लिए इस कार्ड को मदरबोर्ड पे लगाया जाता है। बाहरी स्पीकर यानी एक्सटर्नल स्पीकर इसी कार्ड से जुड़ा रहता है। कंप्यूटर में बना मिडी पोर्ट साउंड कार्ड को संगीत के उपकरणों से जोड़ता है। ये कार्य होता है साउंड कार्ड का। इसके बाद अब बात करें हम अपने अगले डिवाइस की, जो कि है डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड। डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड क्या होता है, यह कार्ड फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क ड्राइव की मोटरों तथा उसके डाटा को आने जाने पर नियंत्रण के लिए मदरबोर्ड पे लगाया जाता है। डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड, यहाँ पहले देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल कार्ड। कंट्रोल कार्ड का मतलब कार्य को कंट्रोल करने के लिए। ये जो होता है डिस्क और ड्राइव में डाटा को आने और ले जाने पर नियंत्रण करने के लिए इसे मदरबोर्ड पे क्या किया गया, लगाया गया रहता है। तो आपसे ऐसे सवाल भी बन सकते हैं कि डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल किस जगह पे किया जाता है, या डिस्क ड्राइव कंट्रोल का इस्तेमाल किस जगह पे किया जाता है। इसका इस्तेमाल डाटा को आने और ले जाने के लिए, नियंत्रण के लिए बनाया गया होता है और इसे मदरबोर्ड पे क्या होता है, लगाया गया होता है। इसके बाद बात करें अगले एडाप्टर कार्ड की, जो कि है आउटपुट एडाप्टर कार्ड। आउटपुट एडाप्टर कार्ड क्या होता है, यह मेमोरी तथा आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर व प्रिंटर के बीच समन्वय स्थापित करता है। यह बाइनरी डाटा और सूचना को मॉनिटर या प्रिंट के समझने योग्य बनाता है। आउटपुट एडाप्टर कार्ड जो होता है वो आपका मॉनिटर और प्रिंटर के बीच समन्वय स्थापित करता है। आउटपुट डिवाइस मतलब यानी मॉनिटर और प्रिंटर एग्जाम्पल के तौर पे है, जिसके बीच वो समन्वय स्थापित करता है। यानी जब डेटा आपका सूचना के रूप में मिलता है आपको, तो आउटपुट यानी मॉनिटर और प्रिंटर पर आने से पहले वो क्या करता है, आपको आपके समझने योग्य बनाता है। जो कार्य किसका होता है, आउटपुट एडाप्टर कार्ड का होता है। इसके बाद बात करें अगले डिवाइस की, जो कि स्पीकर। स्पीकर क्या होता है, तो सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेत उत्पन्न करने के लिए स्पीकर लगा रहता है। ये कार्य आपका स्पीकर का होता है। इसके बाद बात करें टाइमर क्या होता है, तो टाइमर आपका यह मदरबोर्ड पे लगा रहता है तथा घड़ी की तरह कार्य करता है। इसे एक बटन बैटरी से सप्लाई दी जाती है ताकि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी घड़ी कार्य करती रहे। आपने देखा होगा कि कभी भी आप सिस्टम को बंद करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन या 10 दिन के लिए भी अगर आप बंद करेंगे, तो आपके कंप्यूटर की घड़ी जो होती है उसकी टाइम कभी ख़राब नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक बैटरी जो होती है आपके मदरबोर्ड में दिए हुए एक जगह पे लगाई गई होती है, जिससे आपकी घड़ी की टाइम कभी ख़राब नहीं होती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपने अगले जानकारी पे, जो कि है आपका एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है, तो आइए इसके बारे में बात करें। तो मदरबोर्ड पर किसी अन्य उपकरणों को जोड़ने या भविष्य में प्रयोग करने के लिए खाने बने होते हैं, जिसे एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट कंप्यूटर सिस्टम को विस्तृत या विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। आपने देखा होगा मदरबोर्ड पे अन्य उपकरणों को जोड़ने के लिए बहुत से स्लॉट जो होते हैं वो छोड़े गए होते हैं, ताकि भविष्य में कभी आप अगर चाहें अपने सिस्टम को एक्सटेंड करना, बड़ा करना, तो आप उसका आसानी से इस्तेमाल कर सके। तो वही जो खाली स्लॉट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट कहलाते हैं। इसके बाद बात करें हम PCI की। PCI क्या होता है, यह कंप्यूटर मदरबोर्ड में बना एक स्लॉट है जिसके द्वारा नेटवर्क ग्राफिक्स या साउंड कार्ड लगाया जाता है।
यह डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी से जोड़ता है। PCI मदरबोर्ड का एक हिस्सा होता है जिसके अंतर्गत आप नेटवर्क, ग्राफिक्स या साउंड कार्ड को लगा सकते हैं। यह डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी से जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद बात करें हम अपने अगले पोर्ट की, जो कि आपका USB, जिसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका कार्य होता है, यह कंप्यूटर तथा किसी भी उपकरण के बीच संचार स्थापित की एक व्यवस्था है। चूंकि इस व्यवस्था द्वारा लगभग सभी कंप्यूटर उपकरण जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, द्वितीयक मेमोरी आदि को CPU से जोड़ा जा सकता है, अतः इसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी लोकप्रियता है, जिसके कारण आजकल पर्सनल कंप्यूटर में एक से अधिक USB पोर्ट होते हैं। हम सीधी भाषा में आपको ये समझाना चाहें तो USB जो होता है वो USB सपोर्टेबल सारे डिवाइस को आपको कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य करता है। वो सारे डिवाइस जो USB मॉडल के बने होते हैं, उन सारे डिवाइसों को हम कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं, और वो किसी भी क्षेत्र के डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने में एक्सपर्ट होता है। इसी वजह से हम उसको यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए नए डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़कर उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। इसकी एक विशेषता भी होती है कि यह जब भी किसी नए डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ता है तो उसके लिए आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना रीस्टार्ट किए भी आप उस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको USB की सहायता से अपने कंप्यूटर से जोड़ा हुआ है, और इस गुण को हम प्लग एंड प्ले के श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद चले हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है CMOS। CMOS क्या होता है? तो CMOS चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। इसके साथ एक बटन के आकार का बैटरी लगा रहता है, जो कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी CMOS चिप को पावर सप्लाई प्रदान करता रहता है। CMOS ये भी आपका जैसे टाइमर था, वैसे ही ये भी एक डिवाइस होता है जिसको एक एक्स्ट्रा बैटरी का इस्तेमाल करके CPU में ऐड किया गया रहता है, जिसके बाद CMOS चिप को हमेशा पावर सप्लाई मिलती रहती है। इसके बाद बात करें हम APG बस की, AGP बस की, तो ये APG बस का प्रयोग त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन पिक्चर, ग्राफिक्स तथा चलचित्र के लिए बनाया जाता है। यह उच्च गति वाले वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ता है। APG बस का कार्य जो होता है वो 3 डायमेंशन पिक्चर और वीडियो या ग्राफिक्स को क्या करता है, उच्च गति वाले वीडियो कार्ड से मदरबोर्ड को जोड़ने का कार्य करता है। यानी मदरबोर्ड पे जो एक एक स्लॉट दिए गए रहते हैं, ये सारे उनके नाम हैं जिनका इस्तेमाल आपको बताया जा रहा है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, अगले पॉइंट पे, जो कि था आपका हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो हार्ड डिस्क पर्सनल कंप्यूटर का एक मुख्य घटक है। यह मुख्य सहायक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम को संग्रहित रखता है। इसकी स्टोरेज क्षमता बड़ी होती है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा डाटा और सूचना हार्ड डिस्क में स्टोर की जाती है। यह एक अस्थायी मेमोरी जिसमें सप्लाई बंद करने के बाद भी डेटा नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क जो है वो आपका द्वितीयक सहायक मेमोरी होता है, जिसमें आप डेटा को अनिश्चित समय के लिए क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिसमें लाइट कट जाने या कंप्यूटर के बंद होने की दशा में भी आपका डेटा सुरक्षित रहता है और वो नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ बात की जा रही है तुलनात्मक दृष्टि से रैम और हार्ड डिस्क में। रैम में आप डेटा तब तक ही रख सकते हैं जब तक आपका सिस्टम चल रहा होता है। सिस्टम चलने जैसे ही बंद होता है वैसे आपका डेटा लॉस हो जाता है, लेकिन हार्ड डिस्क में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती। इसमें सप्लाई बंद होने के बाद भी डेटा संग्रहित रहता है। इसके बाद बात करें आगे, हार्ड डिस्क ड्राइव की सहायता से हार्ड डिस्क में संग्रहित डाटा को पढ़ा जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है तथा नया डाटा सॉफ्टवेयर स्टोर भी किया जा सकता है। अब यहाँ इसकी तुलना की जा रही है रोम से। रोम जिसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसमें एक बार रखे डेटा को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टि हार्ड डिस्क से हम देखें तो इसमें रखे डेटा को हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद परिवर्तित भी कर सकते हैं, या जरूरत पड़ने पर हम उसे बदल भी सकते हैं या नष्ट भी कर सकते हैं। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर रखा जाता है तथा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। तो ये हमेशा कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। यहाँ पे CPU की बात की जा रही है, इसलिए बताया जा रहा है कि हार्ड डिस्क आपका क्या होता है,
कैबिनेट के अंदर होता है, लेकिन हार्ड डिस्क आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। आप अंदर भी लगा के रख सकते हैं और USB पोर्ट सपोर्टेबल जो आता है उसको आप बाहर से भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसके बाद बात करें आगे, तो पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव को एक यूनिट की तरह एक प्रदूषण रहित डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है, जिसे विक्सटेचर डिस्क कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता GB यानी गीगाबाइट में आंकी जाती है। तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क डिवाइस की बात की जा रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इसको सुरक्षित रखने के लिए एक प्रदूषण रहित डिब्बे में क्या किया जाता है, सील बंद कर दिया जाता है ताकि ये खराब न हो, और इसकी क्षमता जो है वो गीगाबाइट में आंकी जाती है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जो कि है आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है? तो फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टेबल चुंबकीय मेमोरी डिवाइस है जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डालकर पढ़ा जा सकता है। यहाँ पहले बताया गया कि फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टेबल चुंबकीय मेमोरी होता है। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? तो एक पोर्टेबल चुंबकीय मेमोरी होता है जिसे पढ़ने के लिए हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। उसके डाटा में परिवर्तन किया जा सकता है तथा नया डेटा स्टोर किया जा सकता है। नए मेमोरी डिवाइस के आविष्कार से पर्सनल कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग कम हो रहा है। अब आप देख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क की जगह पे हम मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से फ्लॉपी डिस्क का उपयोग क्या हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? तो फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टेबल चुंबकीय मेमोरी होता है। इसको पढ़ने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं। इसमें हम डेटा को परिवर्तित भी कर सकते हैं और नया डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन नए मेमोरी डिवाइस के आविष्कार से इसकी प्रयोग क्या हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है आपका CD DVD ड्राइव। ये क्या होता है? तो CD या DVD ड्राइव पर्सनल कंप्यूटर के एक अभिन्न अंग बना है। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD यानी डिजिटल वीडियो डिस्क ऑप्टिकल डिस्क के रूप में ही इन्हें CD या DVD ड्राइव में डाल के स्टोर की गई सूचना को पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले CD और DVD दो अलग अलग आपके क्या होते हैं, इसको कैसेट कहते हैं ना। CD और DVD दो अलग आपके ड्राइव होते हैं, जिसमें CD की जो क्षमता होती है वो होती है आपकी 750 MB लगभग, और आपका DVD जो होता है उसकी क्षमता होती है 4.7 GB। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये दो अलग अलग होते हैं, एक ही नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें आप डेटा को CD या DVD ड्राइव में डाल के स्टोर की गई सूचना को पढ़ सकते हैं। एक और चीज़ हम आपको बता दें कि आप DVD अगर ड्राइव आपके पास है, अगर आपके लैपटॉप या सिस्टम में DVD ड्राइव है तो आप CD और DVD दोनों को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास CD ड्राइव है तो आप DVD को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया है, लेकिन ये कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दें कि अगर आप में DVD, अक्सर सब में DVD ही ड्राइव होती है, लेकिन कहीं अगर CD ड्राइव मिल गई तो आप DVD के ड्राइव को, DVD के कैसेट को नहीं पढ़ पाएंगे। उसके लिए आपके पास DVD ड्राइव होना चाहिए। CD ड्राइव की गति को एक नंबर और उसके बाद के अक्षर से दर्शाया जाता है, जैसे 8x, 56x आदि। CD DVD में डाटा में परिवर्तन करने या नया डाटा स्टोर करने या लिखने योग्य ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, जिसे CD या DVD राइटर कहते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर आपको CD या DVD में कोई चीज़ लिख रखना है या उसमें कुछ लिखना है तो आप CD DVD राइटर का इस्तेमाल करेंगे। जिस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे वो आपका CD या DVD राइटर कहलाएगा। चूँकि DVD नए किस्म का ऑप्टिकल डिस्क है, अतः DVD ड्राइव CD ड्राइव के डाटा को पढ़ सकता है, परंतु CD ड्राइव DVD के ड्राइव के डाटा को नहीं पढ़ सकता। अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि DVD है वो आपका DVD और CD दोनों के को पढ़ सकता है, लेकिन अगर CD है तो DVD के डेटा को नहीं पढ़ पाएगा। आगे बढ़ें तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए कि अपनी विशाल स्टोरेज क्षमता 650 MB से अधिक के कारण DVD का उपयोग वीडियो, डाटा और चलचित्र को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस कारण पर्सनल कंप्यूटर मनोरंजन का एक बेहतर साधन बनता जा रहा है। यहाँ अपनी विशाल क्षमता के कारण 650 MB से अधिक आप MB के डेटा को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और इसी वजह से आपका जो पर्सनल कंप्यूटर मनोरंजन का एक बेहतर संसाधन बनते जा रहा है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले डिवाइस की, जो कि है आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? तो मॉनिटर पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर
कंप्यूटर में चल रहे कार्य को दर्शाता है तथा उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। मल्टीमीडिया में एनिमेशन, चलचित्र, छायाचित्र, रेखाचित्र तथा वीडियो आदि के लिए मॉनिटर का होना आवश्यक है। कीबोर्ड पर टाइप किए जाने वाला डाटा भी मॉनिटर स्क्रीन पर क्या होता है, प्रदर्शित होता है। ये कार्य आपके मॉनिटर का होता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर में चल रहे कार्य को हम स्क्रीन पर देख पाते हैं, वो भी उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज हम देखना चाहते हैं। एक बात आपको बता दें, जब इनपुट किया जाता है तो इनपुट डिवाइस जो है वो आपका मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है, लेकिन आउटपुट लेने से पहले आपका मॉनिटर क्या करता है, उस मशीनरी लैंग्वेज को यानी बाइनरी नंबर को आपके समझने योग्य लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ताकि हम आसानी से क्या कर सकें, समझ सकें। इसके बाद बात करें हम आगे, तो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बढ़ते प्रचलन के कारण मॉनिटर के बिना पर्सनल कंप्यूटर की कल्पना बेईमानी है। यानी यहाँ स्पष्ट है कि अगर मॉनिटर नहीं है तो GUI के इस्तेमाल के कारण या GUI का जितना इस्तेमाल हो रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिस पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप देखे होंगे विंडोज 7, 8, 9 नहीं है 10 या विंडोज 7, 98, 95 जो थे आपके विंडोज़ के, ये सारे GUI पे आधारित थे। तो अगर GUI का इस्तेमाल होता है तो बिना डिस्प्ले के, बिना मॉनिटर के आप कंप्यूटर को चला नहीं सकते। आजकल पर्सनल कंप्यूटर के लिए LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे दो ही मॉनिटर का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। CRT को हटा दिया गया जिसका नाम था आपका कैथोड रे ट्यूब, इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। इसकी जगह पे अब आपका LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर का प्रयोग होता है। इसके बाद अब चलते हैं हम आगे और बात करते हैं अपने अगले डिवाइस की, जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है, वो है आपका माउस। माउस क्या होता है? तो यह एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के पिछले भाग में बने सीरियल पोर्ट द्वारा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI के बढ़ते उपयोग के कारण यह एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस बन गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है कि मॉनिटर भी जो था आपका वो GUI के कारण ही आपका डेवलप हुआ और बहुत ज़्यादा यूज़ में लाया गया। और यहाँ पे माउस को भी बताया जा रहा है कि GUI के इस्तेमाल से ही वो एक क्या हो गया, लोकप्रिय इनपुट डिवाइस हो गया। माउस जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें आपका ये लेफ्ट, ये राइट और बीच में एक व्हील दिया होता है, जिसके इस्तेमाल से आप क्या करते हैं, इसके बारे में इसका इस्तेमाल आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसमें नीचे लाइट दी होती है जो एक ऑप्टिकल माउस की होती है, की पहचान होती है, जिससे लाइट सतह से टकराने के बाद माउस को जिधर मूव करते हैं कर्सर हमारा उधर क्या होता है, मूव करता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी जो पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक की पहली वीडियो थी। कल इसकी दूसरी वीडियो आएगी जिसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी लोगों तक इसको पहुँचाएँ ताकि ये सूचना आसानी से उन लोगों तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।